नमस्कार, कैसे हैं आप सब। ओम क्लासेस की इस इंग्लिश सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी इंग्लिश लेक्चर का जो है 5वां दिन है, यानी कि आज हम अपना लेक्चर 5 ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम हमेशा की तरह क्या करते हैं, जैसे कि हम जीरो टू हीरो सीरीज में अपनी पिछली क्लास को अगले क्लास से जोड़ते हैं, उसी तरीके से हम इस इंग्लिश सीरीज में भी अपनी पिछली क्लास को अगली क्लास से जोड़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ेंगे क्या, सीखेंगे, बस सीखना ही है सब कुछ। तो सीरीज आपकी इंग्लिश वाली ही है, जो जिसमें हम बार बार कहते हैं आओ सीखें इंग्लिश बिल्कुल जीरो से। तो बिल्कुल जीरो से इंग्लिश तो सीखेंगे ही सीखेंगे, बिना कुछ रटे हम पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को सीख लेंगे, बोलना सीख लेंगे, बतियाना सीख लेंगे, समझना सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात वही है, क्लास कितनी है 600, क्लास कितनी है 600, सेंटेंस कितने हैं 10,000, मीनिंग्स कितनी है 50,000। तो आप लोग कह रहे हो कि अभी तक तो क्या नाम है, एक भी मीनिंग, एक भी वो कुछ लिखाया नहीं गया है और ये बता रहे हैं कि इतने नहीं इतने। तो भैया समय आने दो, अभी आपका मुझे बैकग्राउंड बनाने दो, जितना भी आपका बेसिक्स है वो क्लियर कर लेने दो, फिर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा। तो 5वां लेक्चर है, ठीक है, मिटाते हैं इसको। इंग्लिश सीरीज का 5वां लेक्चर है और काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग आज सीखेंगे। और जिस हिसाब से पिछली क्लासों में हम सीखते आए हैं, हमने उसका इतिहास देखा, वर्णमाला देखा, मतलब जो कुछ भी पुराना आप लोगों ने 4 क्लासों में देखा, उसी के आगे हम अपनी सीरीज को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बात बताओ, जब हमारी पिछली क्लास चल रही थी, चौथी क्लास, तो उसमें हमने आप लोगों को 2 टेबल लिखाई थी, ठीक है। और हमने कहा था कि ये ऐसी टेबल हैं जिसमें से अगर इन टेबल को याद नहीं करोगे तो आप पक्का धोखा खा जाओगे, मतलब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप सीख कुछ नहीं पाओगे, मतलब इंग्लिश सीख ही नहीं पाओगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, एक बार सुने, तो जहाँ तक हो सके वो दोनों टेबल्स तैयार कर लो, उसके बाद ही अगली टेबल्स में हम लोग जाएंगे। तो चलिए रिकैप करवा देते हैं आपका जल्दी से 2 मिनट के अंदर। जैसा कि हमने कहा था कि हमारे पास अंग्रेजी भाषा में सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। याद आया किसी को? आपने कहा हाँ सर याद आए। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। सुने, यानी सब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक हमारा होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान से देखना, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सुने क्या होता है भैया? प्लूरल सब्जेक्ट। देखो आज हम आए हैं और डायरेक्ट हमने इसको पढ़ाना से स्टार्ट कर दिया। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं पिछली क्लास को कनेक्ट करने के लिए एक बार इसे जोड़ना चाह रहा हूँ, पिछली क्लास से अपने अगली क्लास को जोड़ना चाह रहा हूँ। सुने, आपके बैकअप को फिर से तैयार करना चाह रहा हूँ। तो बताओ, सब्जेक्ट का हिंदी कर्ता होता है। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला। और हमने आपसे कहा था कि केवल 8 लोगों के नाम याद कर लो, बाकी कुछ नहीं करना है। याद आया किसी को? हमने आपसे कहा था सिंगुलर में आते हैं 4 लोग, ही, सी, इट और नेम। ये जो लिख दिए हैं ही, सी और इट और नेम, इन सब की हिंदी मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा था, ठीक है। ही मीन्स वह पुरुष के लिए, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स यह वह निर्जीव वस्तु के लिए, और नेम मीन्स नाम। सुने, अब अगर हम आगे चलें, प्लूरल सब्जेक्ट में आता है हमारे पास आई, वी, यू और दे। बस इन्हीं 4 इधर 4 इधर, इनको याद कर लो, आधे से ज़्यादा तो सब क्लियर ही हो जाएगा। सुने, हिंदी पता होनी चाहिए, इंग्लिश पता होनी चाहिए, बड़ा आसान है, सब खिलवाड़ है, दम नहीं है, ज़रा सा भी दम नहीं, बस देखते जाओ बस। देखो, फिर होता है हमारे पास पर्सन की टेबल। तो पर्सन में आपसे हमने कहा था एक होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, एक होता है सेकंड पर्सन। रिकॉल करवा रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये तीनों चीज़ हमने आपसे कहा था कि इसकी ज़रूरत तो पड़ती है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव और पैसिव में, लेकिन हम यहाँ पे इसलिए इसको सिखा दे रहे हैं लगे हाथ, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल की टेबल से ही पर्सन बने हैं। यानी कि हमने आपसे कहा था आई और वी को अगर रख दोगे फर्स्ट पर्सन, मतलब यहाँ पे तो कहलाएंगे फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन की बात करोगे तो सेकंड पर्सन में आएगा यू, और इसका एक भाई आएगा योर। हमने एग्जाम्पल दे के भी आप लोगों को बता दिया था क्यों यू योर। याद आया किसी को? बोलो। तीसरा हमारे पास आता है ये पूरी की पूरी टेबल और ये दे, यानी कि थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, नेम और
क्या आता है? दे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, हमेशा इसको रट लीजिए, बड़े आसानी से आप पूरी अंग्रेजी सीख जाओगे। हम आपको बताते हैं कि कैसे सीखोगे पूरी इंग्लिश। देखिए भैया, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी सीखना बहुत ही आसान है, उसमें कोई भी वेद पढ़ना, वेद पुराण जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। सुने, बस सिंपल सी एक चीज़ आपको याद रखनी होती है कि आपको ढेर सारी मीनिंग आनी चाहिए, आपको रीडिंग आनी चाहिए, ढेर सारी वर्ड मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, बोलो, और कुछ रूल्स पता होनी चाहिए। लेकिन अब एक चीज़ आप देखना, हम आपको इंग्लिश ऐसा सिखाएंगे, वो आने वाले टाइम पर ही पता चल जाएगा। हम आज फेंकें या ना फेंकें, आप लपेटो या ना लपेटो, वो बात अलग की है। आने वाले टाइम पे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वाकई में हम कितनी आसानी से सीख गए। एक बात बताएं, हम अपनी पूरी ग्रामर को हिंदी से जोड़ कर पढ़ेंगे। हिंदी से जोड़ने का मतलब हिंदी में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन अपने हिंदी के शब्दों से हम उसे कनेक्ट करवाएंगे। किसको? ग्रामर को। अपनी पूरी ग्रामर को हिंदी के शब्दों से कनेक्ट करवा देंगे, जोड़ देंगे। उससे पता है क्या आसानी होगी? हम कुछ वर्ड बताएंगे, हिंदी वर्णमाला के कुछ शब्द बताएंगे, जैसे हा बताएंगे, गा बताएंगे, था बताएंगे, इस तरीके की चीज़ें हम आपको बता देंगे। मतलब हमारे ये फॉर्मूले हैं। हा से वही जो हा से हल होता है, था से थर्मस होता है, गा से गमला होता है। हम इस रूल्स से, मतलब हम हिंदी के रूल्स से आपको इंग्लिश सिखा देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इंग्लिश की ग्रामर हमको कब आ गई। अब आप सोच रहे हो कि ये कौन सा रूल आ गया, तो भैया ये रूल्स किसी बुक में नहीं है। जैसे कि बहुत लोग प्रेफर करते हैं रेन एंड मार्टिन की जो बुक होती है इंग्लिश ग्रामर की, उसको बहुत लोग प्रेफर करते हैं। तरह तरह की बुकें लोग पढ़ते हैं। तो मैंने उन सभी बुक्स को कंपाइल किया, उन सारे जो सारी बुक्स में जितने भी ग्रामर के रूल्स दिए थे, उन सबको मैंने एक, समझ लो कि कंपाइल करने के बाद हिंदी से जोड़ा। हिंदी ग्रामर से जोड़ने के बाद आप लोगों के लिए मैं कुछ नया लेके आया हूँ। और देखना पूरी की पूरी, अब लोगों ने देखा होगा, हो सकता ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा क्या है, मैंने उसमें लिख रखा है कि मेरी सीरीज का उद्देश्य पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। और मेरे सिखाने का मेन पर्पज़ है कि लोग सीख जाएं और सीखने के बाद अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। पैरों पर खड़े होने का मतलब आप किसी भी प्रोफेशन में जाओगे, अगर आप एक पढ़ने, मतलब कह सकते हो कि आप सिखा सकते हो अच्छा, तो आप सीख भी सकते हो अच्छा। तो चलिए देखते हैं भैया। तो ये हमने आपको रिकॉल करवा दिया, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से, ठीक है। अब जो हमारी तीसरी टेबल आती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेबल है। इतनी इम्पॉर्टेंट टेबल है कि समझ लो कि अगर वो टेबल नहीं याद किए, अगर वो टेबल नहीं याद किए तो 100% हर एक सेंटेंस में गलती करोगे। जिस तरीके से हमने आपको जीरो टू हीरो सीरीज में याद है बताया था कि दुनिया में 3 तरीके की संख्याएं, 3 टाइप की होती हैं संख्याएं, मतलब अपनी प्रकृति में, अपने नेचर में, पॉजिटिव, निगेटिव और उदासीन। याद है कि नहीं? पॉजिटिव, निगेटिव और उदासीन 3 टाइप के हमने बताया थे, आपको याद है कुछ? तो सेम टू सेम उसी तरीके से हमारे पास जो आज की टेबल है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से आप प्लस माइनस की गलती करने के बाद मैथ्स का क्वेश्चन गलत करते थे, उसी तरीके से आज की टेबल अगर नहीं लर्न किए तो हर हाल में आपका हर एक सेंटेंस गलत होगा, हर एक वाक्य, हर एक चीज़ बोलने में आपको प्रॉब्लम होगी, और गलतियां तो ढेर सारी होंगी, चाहे वो लिखने में हो, चाहे समझने में हो, चाहे पढ़ने में हो। तो हमारे कहने का मतलब ये है, हमने आपसे कहा था कि भैया 2 4 5 दिन 10 दिन आपको हर चीज़ का रट्टा मारना। अब एक बात बताओ, क्या सब्जेक्ट के बारे में पता चला आप लोगों को? आप कहोगे हाँ सर पता चल गया। सब्जेक्ट जो है कर्ता होता है, यानी कि अंग्रेजी भाषा में कर्ता को सब्जेक्ट बोला जाता है। कर्ता का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, यानी कि, और इन्होंने क्या किया, कर्ता को 2 भागों में बांट दिया। एक को कहा सिंगुलर सब्जेक्ट, एक को कहा प्लूरल सब्जेक्ट। वो इसलिए कहा क्योंकि जब हम टेंस पढ़ते हैं, देखो भैया मैं आपको फिर बता दूं, मेरी पूरी की पूरी अंग्रेजी जो है, जिन्होंने हमसे पहले से पढ़ रखी है वो भी जान ले, सुने, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो तो जानते ही हैं, वो नहीं जानते हैं। मेरी पूरी की पूरी अंग्रेजी, मेरी पूरी की पूरी अंग्रेजी पता किस पर बेस होती है? ट्रांसलेशन पर। मेरी पूरी, मैं जब तक सिखाऊंगा आपको, 600 क्लास तक मैं आपको सिखाऊंगा, और पूरी मेरी अंग्रेजी ट्रांसलेशन बेस होगी। मतलब आप बस ट्रांसलेशन करोगे, हिंदी लोगे अंग्रेजी, अंग्रेजी बनाओगे, हिंदी लोगे अंग्रेजी बनाओगे, हिंदी लोगे अंग्रेजी बनाओगे, 10,000 सेंटेंस बनाओगे। सोचो 10,000 सेंटेंस को आप, 10,000 वाक्यों को आप बनाओगे हिंदी से अंग्रेजी में, और इसी 10,000 सेंटेंस को जब आप हिंदी से अंग्रेजी बना रहे होगे,
उसी टाइम जाने अनजाने में पूरी की पूरी अंग्रेजी सीख जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि हम ये कैसे सीख गए। समझ पा रहे हो कि नहीं? हम केवल, अब ये एक चीज़ बताएं, अब जितनी ग्रामर जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गई, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन, जितना कुछ है ये सब आप सीख जाओगे। बस क्या करेंगे, टेंस पढ़ाते पढ़ाते ही आपको सब कुछ सिखा देंगे। बस लास्ट में आपको एक दो चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कि थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बाकी जिस बच्चे को ट्रांसलेशन आ गया, जिस बच्चे को ट्रांसलेशन करना आ गया, मतलब हिंदी को अंग्रेजी बनाना आ गया, तो वो सब कुछ सीख सकता है, वो तो समझ सकता है। समझ रहे हो नहीं? तो वो अंग्रेजी समझ सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसको ट्रांसलेशन आ गया है। ट्रांसलेशन का मतलब ये हुआ कि हिंदी से अंग्रेजी बनाना आ गया है, अंग्रेजी से हिंदी बनाना आ गया है। समझ पा रहे हो नहीं भैया? तो चलिए देखते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ज़्यादा कुछ लोड नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जरा सी भी नहीं लेना है, ठीक है? इतना आसान है, इतना आसान है कि आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें आज की टेबल की, तो आज की टेबल में हम तीन जो है, एक ही टेबल में 3 पार्ट करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? एक ही टेबल में 3 पार्ट करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम आपको अभी बताते हैं, तुरंत ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हम आपसे कहें, देखना आज की जो टेबल है उसमें हमारा जो पहला पार्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट, मतलब कुल मिला के इस टेबल को केस बोलते हैं। ये एक प्रकार की केस की टेबल होती है। केस का मतलब होता है कारक। सुनिए, केस का मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार की कारक यानी केस की टेबल होती है। सुनिए, ये होती नहीं, ये हमने बनाई है केवल सिखाने के लिए। आपको ये जितनी चीज़ें मैं रटने के लिए दे रहा हूँ उसमें से कुछ तो आपको इंग्लिश की बुक में मिल जाएंगी, लेकिन कुछ नहीं मिलेंगी। वो मैंने खुद से समझ लो खोज करी है कि बस कि करेक्ट अंग्रेजी कैसे सिखाई जाए। ये मेरे सिखाने के नए नए तरीके हैं। रूल्स मैं नहीं बदल रहा हूँ, मैं इंग्लिश का कोई रूल्स नहीं बदल रहा हूँ। इंग्लिश में जो रूल हैं वो सारे के सारे वही हैं, बस मैं सिखाने के रूल को बदल रहा हूँ। मैं आपको इंग्लिश बताने और जताने की के जितने भी पैतरे हैं उनको बदल रहा हूँ। बस मेरे सिखाने का तरीका अलग है, बाकी कुछ नहीं अलग। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो केस यानी कारक की आज हम टेबल पढ़ेंगे, ठीक है? तो कारक की जो टेबल है उसमें हमारे पास तीन तरीके के कारक होते हैं। ध्यान सुनिएगा। चलिए, इसको हम बताने से भी पहले हम कुछ चीज़ अच्छी से पहले एक्सप्लेन करते हैं। हम क्यों कारक की टेबल पढ़ाने जा रहे हैं, हमने क्यों पर्सन पढ़ा, हमने क्यों सब्जेक्ट पढ़ा, हम उस क्यों का जवाब पहले दे देते हैं। ध्यान सुनिएगा। उस क्यों का जवाब सबसे पहले तो हम आपको सब्जेक्ट में देते हैं कि सब्जेक्ट की टेबल क्यों पढ़े। तो सब्जेक्ट की टेबल इसलिए पढ़े क्योंकि अंग्रेजी भाषा में जब हम अंग्रेजी बोलते हैं या अंग्रेजी समझते हैं, समझ रहे हो नहीं? अंग्रेजी भाषा में जब हम अंग्रेजी बोलते हैं या फिर अंग्रेजी समझते हैं तो उस कंडीशन में हमें टेंस की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? टेंस की। और टेंस की जरूरत होने पर हमको एक चीज पता होनी चाहिए कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिनको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब्स का करेक्ट यूज करने के लिए हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। दोहराओ अपने मुंह से, हेल्पिंग वर्ब्स का करेक्ट यूज करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? बोलो, सब्जेक्ट पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो नहीं? यानी सब्जेक्ट को पढ़ने का मेन उद्देश्य हमारा यह है कि टेंस करते वक्त यानी अंग्रेजी बोलते वक्त या समझते वक्त हम हेल्पिंग वर्ब का सही यूज कर सकें। और अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज सही तरीके से सही सब्जेक्ट के साथ करोगे तभी आप करेक्ट जो है ग्रामर के हिसाब से करेक्ट उत्तर दे पाओगे और सही से अंग्रेजी समझ पाओगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया होगा। तो सब्जेक्ट हमने क्यों पढ़े, क्यों हमने उनको सिंगुलर प्लूरल कर लिया? वो इसलिए क्योंकि अंग्रेजी भाषा में जब हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है कई सारी होती हैं। किसी में एक हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी में 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, किसी में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट की 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जिनको पता है वो रिवाइज कर लो, नहीं पता कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता वो रटे वटेंगे नहीं, बस मैं बता रहा हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू डज होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जो होती है वो इज एम आर होती है। मतलब यहाँ पे 3 हो गई, समझ रहे हो नहीं? अब 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई इज एम आर, तो किसके साथ इज, किसके साथ एम, किसके साथ आर लगेगा, इसको डिसाइड करने के लिए, समझ रहे हो नहीं, हम क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट पढ़ते हैं। फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाएंगे। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हैज हैव।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज़ हैव, तो कहाँ पे हैज़ लगेगा, कहाँ पे हैव लगेगा, मतलब सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, इसलिए हम सब्जेक्ट की टेबल पढ़ते हैं। जैसे कि हम चले गए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन, हैव बीन, तो हैज़ बीन, हैव बीन को हम कहाँ यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, प्लूरल के साथ क्या लगेगा, इन सारी चीज़ों को, मतलब जितने भी, जैसे हमारे पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट में या तो डिड लगेगा तो मैन की सेकंड फॉर्म लगेगी, जैसे पास्ट कंटिन्यूअस हो गया तो वाज वर होती है, पास्ट परफेक्ट हो गया तो हैड होती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया तो हैड बीन होती है। जिनको याद है वो रिकॉल कर लें एक बार। और पता है क्या नाम है, जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट में सैल विल होती है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सैल बी विल भी होती है, फ्यूचर परफेक्ट में सैल हैव विल हैव होती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होती है, सैल हैव बीन विल हैव बीन होती है। तो ये जो हम आपको बता दिए हैं, इसको लोड मत लेना कि अरे इसको तो याद है, हम कैसे याद करेंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल भी नहीं याद करोगे, वो तो हमको पढ़ाते पढ़ाते गलती से याद हो गया। याद हम भी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। लेकिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सीखना है, आपको जानना है कि कैसे होता है। और हमने आपसे क्या बताया कि पूरी अंग्रेजी सिखा देंगे हिंदी से जोड़कर, हिंदी भाषा से जोड़कर हम पूरी की पूरी अंग्रेजी के रूल्स आपको सिखा देंगे, और गारंटी के साथ आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कब सीख गए हो, और देखना कितना अच्छा इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर। चलिए देखते हैं। तो हाँ, तो सब्जेक्ट का पता चल गया कि हम क्यों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो हमारी सेकंड टेबल, हमने जैसे पर्सन पढ़े, तो पर्सन का यूज भी इसीलिए करते हैं। पर्सन हम इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि पर्सन में क्या होता है, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव में, मतलब डायरेक्ट में एक हमारा रूल होता है सन अपान 1 2 3 का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, और 1 2 3 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो उस हिसाब से हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में ये बदलते रहते हैं। इस वजह से हमें पर्सन की टेबल पढ़नी पड़ी। तो पर्सन वाली पे भी लोड मत देना, यू का बता दे रहा है, आप पर्सन को किनारे रख दीजिए, आप केवल सब्जेक्ट पे फोकस करिए। बस आप केवल सब्जेक्ट पर फोकस करिए कि सिंगुलर होते हैं, प्लूरल होते हैं, सिंगुलर में ही सी इट नेम आता है, प्लूरल में आई वी यू दे आता है। पर्सन में भी अगर रख ले रहे हो दिमाग में तो बड़ी अच्छी बात है, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू योर सेकंड पर्सन, और ही सी इट नेम दे थर्ड पर्सन। इतना दिमाग में रखो, चिपका लो, इनकी हिंदी याद कर लो, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपको दिखाते हैं मजे की चीज, लिखा है यहाँ पे केस यानी कारक, ठीक है। तो कारक क्या होता है, यहाँ पे हम कारक की 3 टेबल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कारक की 3 टेबल पढ़ेंगे। देख लो ध्यान से, हमने पहले सब्जेक्ट बताया आपको, उसके बाद पर्सन बताया, फिर ये टेबल बताई हमने। इसका भी एक कारण है। कारण पता क्या है, जैसे आपको हम 1 बताएंगे, फिर उसके बाद 2 बताएंगे, फिर उसके बाद 3 बताएंगे, उसके बाद 4 बताएंगे, उसके बाद 5 बताएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई चीज क्रम से किसी को सिखाई जाती है तो सीखने वाले को उतना लोड नहीं लेना पड़ता, वो आराम से उसे सीख जाता है। तो मेरे पढ़ाने की जो, क्या कह सकते हो, टेक्निक है, जो तरीका है मेरा सिखाने का, पढ़ाने का नहीं, मैं पढ़ाता नहीं हूँ, जो सिखाने की जो मेरा सिखाने का तरीका है, वो मुझसे ये कहता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप क्रम वाइज सीक्वेंस से अगर आप बच्चे को दे दोगे तो बच्चा जरूर से जरूर सीखेगा। और मैंने अप्लाई किया, बहुत बच्चे सीखे, बहुत के बहुत सीख गए, ठीक है। तो वही चीज़ हम आपके साथ करने वाले हैं। तो हम अब एक चीज़ बताएं, सब्जेक्ट पहले सिखाई ना टेबल, उसके बाद में पर्सन की टेबल सिखाई। हमने ये तो नहीं किया ना पहले पर्सन सिखा दिए फिर उसके बाद में सब्जेक्ट सिखा देते, या फिर हम पहले कारक बता देते तब सब्जेक्ट बता देते, तो उसके बाद में हम पर्सन बता देते। तो भैया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खिचड़ी हो जाता, हमने आपसे कहा था याद करने के लिए। जिन बच्चों ने सब्जेक्ट की टेबल याद कर ली होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, उन्होंने पर्सन की टेबल भी याद कर ली होगी। पता है क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट याद हो गए तो पर्सन याद करने में टाइम ही नहीं लगता। क्योंकि क्या भाई, सब्जेक्ट आए ही सी इट नेम, आई वी यू दे, और उसी में से क्या करना है, ही सी इट नेम वाली पूरी की पूरी लाइन थर्ड पर्सन में जाएगी, आई वी फर्स्ट पर्सन में जाएगा, यू योर सेकंड पर्सन में जाएगा, और जो सेकंड जो इधर का जो प्लूरल था दे, वो भी चला जाएगा हमारा थर्ड पर्सन में। समझ रहे हो नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, अपने केस की टेबल पढ़ेंगे। और केस की टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि जिसने तैयार नहीं किया वो समझ लीजिए कि वो गलती करने के लिए तैयार रहे। केस की टेबल, सब्जेक्ट की टेबल, पर्सन की टेबल, जिसने भी तैयार नहीं किया वो एकदम से गारंटी ले ले, मैं गारंटी ले रहा हूँ, एकदम से याद कर ले, वो गलती करने के लिए तैयार रहे। समझ रहे हो भैया? तो अब हम बताते हैं कि क्या कारण है हमें केस की टेबल क्यों पढ़नी चाहिए, कारक की टेबल पढ़ने का
क्या काम है, क्या जरूरत है उसको पढ़ने की। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं जो बोल रहा हूं यही शब्द दोहराना अपने मुंह से। अंग्रेजी भाषा में, दोहराइए, अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की कोई परफेक्ट मीनिंग यानी कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती, बस इतना याद कर लीजिए। अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की मतलब ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, अपना अपनी अपने, ये जो शब्द हैं 3 शब्द, अपना अपनी अपने, अंग्रेजी भाषा में इन 3 शब्द अपना अपनी अपने, इनकी कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती। दोहराइए अपने मुंह से, बिना देर किए दोहराइए, क्योंकि यही वो पल है, यही वो पल है जब आपकी गाड़ी चलेगी या आपकी गाड़ी रुकेगी, यही डिसाइड करेगा। यही टेबल डिसाइड करेंगे कि आप अंग्रेजी सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। अगर आप ये टेबल दिमाग में रख लिए तो 100% आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। कुछ नहीं करना, सब खिलवाड़ है एक तरफ से। अब ध्यान सुनिएगा, चलिए दोहराइए अपने मुंह से। क्या कहा हमने कि अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश लैंग्वेज में अपना अपनी की, अपना अपनी समझ रहे हो ना, अपना अपनी को, अपना अपनी ये शब्द हैं, लेकिन अपना अपनी को अगर कारक की बात करें तो बोलते हैं पॉजेसिव केस। क्या बोलते हैं? पॉजेसिव। मतलब जो शब्द अंग्रेजी भाषा में किसी का अधिकार बताते हैं। अपना अपनी शब्द क्या, कैसा शब्द है? किसी का अधिकार ही तो बताता है। जैसे हम कहें कि मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं अपने घर जा रहा हूं, तो जो अपने लगाया गया ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो बंदा बात कर रहा है उसका अधिकार है उस चीज पे। अपना अपनी हो गया। और ये जैसे मेरा हो गया, मेरे पिताजी, ये भी एक प्रकार का क्या है? अधिकार बताने वाले शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? पॉजेसिव केस। कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा वर्ड जिसको बोलने पर ये लगे कि हाँ ये किसी व्यक्ति के अधिकार को बता रहा है, उसके हक को बता रहा है, तो बिना देर किए अपने दिमाग में रख लीजिए कि वो एक पॉजेसिव कारक होगा, यानी वो एक पॉजेसिव वर्ड होगा। जैसे मेरा घर, मेरे पिताजी बोलो, या अपने गांव, समझ रहे हो नहीं, अपनी किताब, अपने लोग। तो जो अपना अपनी है, मेरा मेरी है, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो है पॉजेसिव केस में आते हैं। किस में आते हैं? पॉजेसिव यानी अधिकार। पॉजेसिव का हिंदी मतलब ही होता है अधिकार। समझ रहे हो नहीं? तो हम इसीलिए बता रहे हैं कि भैया कारक की टेबल पढ़ने का मेन कारण यही है कि अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती। समझ रहे हो नहीं? वो इसलिए क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही ऑब्जेक्ट होता है और वैसा ही पॉजेसिव केस होता है। मतलब वैसा ही क्या होता है? अधिकार बताने वाला शब्द लगता है। हिंदी में तो सब ठीक है, हिंदी में तो सबके लिए, जैसे हिंदी में अगर हम कहें वह अपने घर जा रहा है, ठीक है, वह अपने घर जा रहा है, तो अपने लगाया वह के साथ, यानी कि वह अपने घर जा रहा है। कोई लड़के की बात हो रही और वो लड़का अपने घर जा रहा है, तो इसके लिए अपने शब्द लगा दिए गए, काम चल गया। वह अपने घर जा रही है, अब लड़की जा रही है, हम आपसे करें वह अपने घर जा रही है, अब वो कोई लड़की जा रही है, लेकिन एक चीज कंफर्म हो गया कि वह अपने घर जा रही है, जा तो लड़की रही है, लेकिन उसका अधिकार बताने वाले शब्द अपने हैं, तो यानी कि लड़के वाले के साथ भी अपने लगा और लड़की के साथ भी अपने लगा। यानी हिंदी भाषा में अपना अपनी की अंग्रेजी तो सबके साथ सेम लगती है। जैसे वह अपने घर जा रहा है, वह अपने घर जा रही है। बोलो, कुत्ता अपने क्या कह सकते हो, घर में जा रहा है, जो कुत्ते का घर होता है, या चूहा अपने बिल में जा रहा है। तो यहाँ तो सबके लिए अपने सेम लग रहा है। हिंदी भाषा में अपने तो सबके लिए सेम लग रहा है। नहीं समझ पा रहे हो? जैसे राम अपने घर जा रहा है, तो राम के साथ, राम अपने घर जा रहा है तो अपना ये जो अपने हैं ये राम के साथ भी अपने लगा। सीता अपने घर जा रही है तो सीता के साथ भी अपने लगा। नहीं समझ पा रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हिंदी भाषा में अपना अपनी की तो अंग्रेजी सेम होती है, हिंदी भाषा में अपना अपनी की तो अंग्रेजी सेम होती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की अंग्रेजी सेम नहीं होती है। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं? अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की अंग्रेजी नहीं होती है। उससे हम क्या करते हैं, जैसा हमारे पास सब्जेक्ट होगा, जैसा काम करने वाला व्यक्ति होगा, उसी तरीके का अपने अपने की अंग्रेजी लगेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? जिस तरीके का काम करने वाला व्यक्ति होगा उसी के अनुसार ही पॉजेसिव केस यानी कि अपना अपने की अंग्रेजी लगेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझे तो अब ध्यान से सुनना। हम बता दिए कि क्यों केस की टेबल पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में अपना अपने की एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होती, इसीलिए कारक की टेबल बनाई गई। वो इसलिए क्योंकि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही पॉजेसिव केस होगा। समझ में आया? पॉजेसिव केस अधिकार बताने वाला शब्द, और वैसा ही
ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, समझ रहे हो नहीं? कर्ता जो सब्जेक्ट होता है उसको कर्ता बोलते हैं, पोजेसिव को अधिकार बताने वाला शब्द बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? होता है कर्म। अब ध्यान सुनिएगा, हम 3 टेबल बनाते हैं और ध्यान से सुनना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अभी एक ही बार में समझ में आए, टेंशन नहीं लेना, एक ही बार में सब समझ में आ जाएगा। तो हम एक बार में पूरी टेबल बनाते हैं, आपको मजा आ जाएगा देखना। देखिए, जो हमारी पहली टेबल है वो है सब्जेक्टिव केस। अगर छोटा दिख रहा होगा तो देख लीजिए जूम वूम करके। सब्जेक्टिव केस कौन सी टेबल है? ये सब्जेक्टिव केस की टेबल है, ठीक है। हिंदी में वही बोल सकते हो, कर्ता कारक की टेबल है, पर हिंदी में हम विश्वास नहीं करते पढ़ाने की। सब्जेक्ट हो तो जो है वो सब्जेक्ट होता है बस, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस होता है। देखो बताएं एक चीज, करना ये है आपको कि इतना चीज दिमाग में रखना है, जो सब्जेक्टिव केस है, समझ रहे हो नहीं? जो सब्जेक्टिव केस है, अच्छा ये बताओ, सब्जेक्टिव अगर हटा दे तो इतना इतना कर दे तो क्या? ये लिखा है सब्जेक्ट। अगर हम इसको मिटा के थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आपको दिखे आप लोगों को ना, ये हमने लिखा सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन लिख लेते हैं, क्योंकि ये प्रोनाउन है एक प्रकार के। जैसे आपका जो सब्जेक्ट थे, ही सीट नेम आई वी यू दे, वो एक प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन है, समझ रहे? ये सब पढ़ाएंगे, क्या है प्रोनाउन, क्या है नाउन, सब पढ़ाएंगे। लेकिन अभी के लिए जान लो कि कर्ता में जितने लोग थे वो सब प्रोनाउन है, ठीक है। जो उसमें एक था नेम में राम सीता का नाम लिखा था, वो प्रोनाउन नहीं है, वो नाउन है। बाकी सबके सब प्रोनाउन है। पर्सन में जितने लोगों को लिखा था वो सब प्रोनाउन है। हम बताएंगे क्या है नाउन। वैसे नाउन प्रोनाउन आप लोगों को पता होगा, लेकिन हम सब सिखा देंगे। तो अभी ये है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन। उसके बाद में जो हमारी सेकेंड टेबल आती है, इसको हम केस की टेबल को थोड़ा ऊपर लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा, समझ लेना कि ये ऊपर लिखा है केस यानी कारक। सुनो भैया, तो जो हमारी सेकेंड टेबल है, क्या जो हमारी सेकेंड टेबल है वो है आपकी पोजेसिव केस के प्रोनाउन, POSSESSIVE, पोजेसिव केस के प्रोनाउन, पोजेसिव केस प्रोनाउन, प्रोनाउन। समझ पा रहे हो नहीं? और तीसरा जो हमारी थर्ड टेबल आती है वो आती है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, प्रोनाउन। मैं आपको बता देता हूं कि इन तीनों टेबलों को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि लगभग सब मैच करती हैं। सुने, एक दूसरे से मैच करती रहती हैं। इस वजह से देखिए, मेरी राइटिंग बहुत तो अच्छी नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा क्या नाम है साफ सुथरा दिख जाए बस, ठीक है। बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है हमारी, लेकिन ऐसा लिखेंगे कि पढ़ने में आ जाए, ठीक है। चलिए देखिए, सुनिए ध्यान से, बड़ा ही आसान है, कुछ नहीं है, सब खिलवाड़ है। देखिए, यह है सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन, यह है पोजेसिव केस के प्रोनाउन, यह है ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। तो लगे हाथ हम आपको बता देते हैं, हमारे हर एक चीज का, चाहे वो हम मैथ्स पढ़ाएं, सुने, और चाहे हम इंग्लिश पढ़ाएं, चाहे हम साइंस पढ़ाएं, चाहे हम जो सब्जेक्ट पढ़ाएं, ठीक है, उसमें अगर कोई चीज हम पहले पढ़ा रहे हैं, कोई चीज बाद में पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो नहीं, और कोई चीज पढ़ाते वक्त दबा ले रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, तो उसका भी कोई कारण ही होता है, उसका भी कोई कारण ही होता है। क्योंकि अगर आपको सही टाइम पे सही चीज मिलेगी तब तो वो फायदा करेगी। अगर आपको सही टाइम पे सही चीज नहीं मिलेगी, बोलो, तब आपको वो नुकसान कर जाएगी। तो सुनना ध्यान से, अगर मैंने सब्जेक्टिव केस को पहले लिख दिया है, पॉजिटिव को बीच में लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव को लास्ट में लिख दिया है, तो इसका भी एक कारण है। समझ रहे हो कि नहीं? इसका भी एक कारण है, ऐसे ही नहीं लिख दिया मैंने। क्योंकि जब भी कभी आप कोई सेंटेंस का ट्रांसलेशन करोगे, ध्यान से सुनना, जब भी कभी आप किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करोगे, यानी हिंदी से अंग्रेजी बनाओगे, ध्यान से सुनो, हिंदी से अंग्रेजी बनाओगे, तो उसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है? सब्जेक्ट से होती है। किससे होती है? सब्जेक्ट से। ही सीड नेम या आई वी यू दे से, इनमें से किसी में से एक से। ही सीड नेम आई वी यू दे में से किसी एक से स्टार्ट होती है, इसीलिए मैंने उसकी टेबल को पहले लिख दिया।
समझने का अपना अपना तरीका है, समझाने का अपना अपना तरीका है, बस, ठीक है। दूसरा हमारे पास पॉजेसिव केस के प्रोनाउन। पॉजेसिव केस के प्रोनाउन को मैंने बीच में इसलिए लिखा क्योंकि चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो चाहे वो हिंदी भाषा हो, हालांकि क्या नाम है, हाँ दोनों भाषाओं में मैक्सिमम जो सेंटेंस होते हैं उसमें अपना अपनी की अंग्रेजी बीच में ही आती है, उसमें अपना अपनी की अंग्रेजी बीच में ही आती है, इसीलिए मैंने पॉजेसिव केस की टेबल को बीच में बना दिया। समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी बनाते वक्त पॉजेसिव केस के प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के कहीं बीचों बीच में किसी जगह पे होता है, तो मोटा मोटा मैंने ये मान लिया कि बीच में होता है, तो बीच में होता है इसलिए मैंने इसकी टेबल को बीच में बना दिया। कुल मिलाकर आप सेंटेंस का एक बनाने का एक तरीका है। तीसरा हमने लिखा ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये कर्म होता है, कर्म। अभी हम बताएंगे कर्म क्या होता है। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है। अभी बता देंगे, अच्छे से बता देंगे, मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। पहले हमको ये टेबल तैयार करने दो, उसके बाद हम आपको पूरी चीज़ें बता देंगे। तो सुनिए भैया ध्यान से, तो आप लोगों को एक चीज़ पता चलेगा होगा कि मैंने क्यों सबसे पहले सब्जेक्टिव केस लिखा, क्यों मैंने बीच में पॉजिटिव केस लिखा और क्यों मैंने लास्ट में ऑब्जेक्टिव केस लिखा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 31 मिनट हो गया, आधे घंटे में सब अच्छे से कर देंगे। ध्यान सुनिएगा, बड़ा आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आज जितना अच्छा हम एक्सप्लेन कर देंगे, अब ये वीडियो हमेशा के लिए यूट्यूब पर पड़ी रहेगी। ध्यान सुनिएगा। क्या किसी को सब्जेक्ट याद हुए? आपको यहाँ सर याद हो गए, तो भैया ध्यान से सुनो। अभी तक क्या था, सब्जेक्ट को दो पार्ट में बांटा गया था, ही शी इट नेम आई वी यू दे। ही शी इट नेम आई वी यू दे, वो इसलिए क्योंकि वहां पे जो हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था वो इसलिए किया था ताकि हम हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर सकें, सही हेल्पिंग वर्ब सही सब्जेक्ट के साथ लगा सके। लेकिन अभी हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं बताई है, आप केवल बता रहे हैं कि इसलिए हमने वहां पे उसको दो भागों में किया था। पर्सन क्यों किया था 3 भागों में, वो हमने आपको बता दिया कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगा। बस इतना जान लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगा। अभी और कुछ नहीं दिमाग में रखना है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सब्जेक्ट की टेबल थी, जो सब्जेक्ट की टेबल थी उसमें एक तरफ 4 लोग थे, एक तरफ 4 लोग थे ना। लेकिन अगर आप उन चारों लोगों को, दाईं तरफ वाले 4 लोग, बाईं तरफ वाले 4 लोग, मतलब सिंगुलर के चारों लोग और प्लूरल के चारों लोग को एक साथ लिख दो। ये मैंने लिखा ही, ये मैंने लिखा शी, ये मैंने लिखा इट, ये मैंने लिखा नेम, ठीक है। भैया काम करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं क्योंकि क्या नाम है, बोर्ड हमारा फुल हो जाएगा, एक बार में पूरी टेबल नहीं बन पाएगी क्योंकि हमने बहुत बड़ा लिख दिया है। क्षमा चाहते हैं, हम चाह रहे हैं कि सबके सब एक ही बार में आ जाए, ठीक। चलिए कोशिश करेंगे कि हम एक ही बार में पूरी टेबल बना दें, क्योंकि नीचे तक, चलो जहाँ तक दिखेगा वरना हम कैमरा नीचे झुका देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को एक ही बार में पूरी टेबल में बना के दिखाऊं, ठीक हो गया ना? हाँ सही। अब देखिए, ही सी इट नेम आई वी दे हो गया ना। तो देखो भैया, मैंने इसको यहाँ पे ये लाइन खींच लिया यहाँ पे ताकि अलग अलग सबका रहे, ज़्यादा से अच्छे हो जाए। इट हो गया, ठीक है, और ये नेम हो गया, और ये आई हो गया, ये वी हो गया, ठीक है, ये यू हो गया, और ये दे हो गया। ध्यान सुनिएगा, कर लिया अलग अलग। देखो हिंदी तो इसकी सबको पता है ना कि इसका मतलब होता है वह, लेकिन ये किसके लिए लगता है, ये किसी पुरुष के लिए लगता है। समझ पा रहे हो नहीं? ये क्या है, इसका मतलब भी होता है वह, लेकिन ये किसके लिए लगता है, ये लगता है किसी स्त्री के लिए, स्त्रीलिंग के लिए लिख दिया। इट मीन्स यह वह होता है, ठीक है, और इट हमेशा किसके लिए लगता है, किसी निर्जीव के साथ लगता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा में निर्जीव किसको माना गया, हमने आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा में निर्जीव जो है छोटे कीड़े मकोड़ों को, छोटे जानवरों को, गोद में खेलने वाले नवजात शिशुओं को निर्जीव माना गया। समझ रहे हो नहीं? क्यों माना गया वो मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। समझ रहे हो नहीं? अब आगे देखते हैं। और नेम मीन्स होता है नाम। नाम अब या तो किसी पुरुष का नाम होगा, बोलो, या तो किसी स्त्री का नाम होगा। हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, ठीक है।
बोलो। फिर आई आता है, आई मीन्स होता है मैं, ठीक। वी मीन्स होता है हम या हम सब, कोशिश कर रहे हैं अच्छे से लिखने की, हम सब, या फिर होता है हम सब लोग। बहुत लोग ये टेबल पढ़ रखे होंगे हमसे पहले से ही, लेकिन भैया जो पढ़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं उससे भी अच्छी बात है, वो आज सीख लेंगे। बोलो। तो ये हो गया, दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख तो रहा है। फिर आपके पास है यू। अब देखो यू का मतलब आपको पता है क्या होता है? यू मीन्स होता है तुम या फिर आप या फिर तुम लोग, ध्यान सुनिएगा, तुम लोग या फिर तुम सब लोग, यहाँ लिखे दे रहे हैं तुम सब लोग, सब लोग, तुम सब लोग, ये भी, और या फिर आप सब लोग, ध्यान सुनिएगा, आप सब लोग। सुनो ध्यान से भैया, एक चीज बताएं, हिंदी में तो आप किसी को तुम बोल सकते हो, किसी को आप बोल सकते हो, किसी को तुम लोग बोल सकते हो, किसी को तुम सब लोग बोल सकते हो, किसी को आप सब लोग बोल सकते हो, लेकिन अंग्रेजी में इन सब के लिए केवल आप यू बोलोगे, बस काम खत्म। इतना बड़ा सेंटेंस, इतना बड़ा उसका अंग्रेजी। आप सब लोग बोलना है तो यू बोल दो, हो गया आप सब लोग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और दे मीन्स तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है? वे होता है, वे सब होता है, वे होता है, वे सब होता है, और वे सब लोग भी होता है, वे सब लोग। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो हमने पूरी अब एक चीज बताओ, क्या मैंने सब्जेक्ट की पूरी टेबल को एक लाइन में लिख दिया क्या? सिंगुलर और प्लूरल सबको एक तरफ भर दिया ना? हाँ भर दिया। ही सीड नेम आई वी यू दे, ही सीड नेम आई वी यू दे, ही सीड नेम आई वी यू दे। मतलब सिंगुलर और प्लूरल को अगर आप एक ही लाइन में लिखोगे, एक ही लाइन में लिखोगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। समझ रहे हो नहीं? अगर आप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट को एक साथ दिखा रहे हो, एक साथ एक लाइन में दिखा रहे हो, तो उन्हें क्या कहोगे? कौन सा नाम दोगे उनको कौन सा नाम दोगे? उन्हें यही नाम दोगे। कौन सा नाम दोगे? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन। लेकिन अगर इसमें से चार चार अलग कर दोगे तो एक बनेगा सिंगुलर, एक बनेगा प्लूरल। समझ पा रहे हो नहीं? बोलो। आज यहां पे हमने इनको एक साथ लिख दिया तो बन गई कौन सी टेबल? सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की टेबल। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो। नहीं समझ रहे हो? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज और बताइए, जैसे कि अब दूसरी टेबल हमारी कौन सी है? पॉजेसिव केस के प्रोनाउन। क्या होता है? पॉजेसिव केस के प्रोनाउन। तो पॉजेसिव केस का जो प्रोनाउन होता है, वैसे तो पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार। पॉजेसिव का अगर गूगल पे मीनिंग सर्च करोगे तो उस पे मिलेगा अधिकार, अधिकार, ठीक। पोजेसेस, अधिकार। समझ रहे हो नहीं? तो उसी से बनाया गया है पॉजेसिव। केस मीन्स कारक, सुने, और प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। नहीं समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार बताने वाले शब्द। तो हम इस लाइन में जितने भी शब्द लिखेंगे वो सबके सब क्या होंगे? अधिकार बताने वाले शब्द होंगे। तो चलिए देखते हैं अधिकार बताने वाले शब्दों का। तो हमने आपसे कहा था ना कि अंग्रेजी भाषा में अपना अपनी की कोई खास मीनिंग नहीं होती, लेकिन जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही क्या लगता है? पॉजेसिव केस लगता है, और वैसा ही ऑब्जेक्ट लगता है। तो हम क्या करेंगे? ये दोनों टेबल एक साथ फिल करेंगे, ये दोनों टेबल एक साथ फिल करेंगे, पूरी टेबल कंप्लीट कर देंगे। फिर आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है, और सब्जेक्टिव केस क्या होता है। उसके बाद में हम अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। तो समय देख लेते हैं। टाइम हो गया है 38 मिनट। ठीक है, आपके पास 38 2 40, यानी कि अभी आपके पास 22 मिनट है। 22 मिनट में कोशिश करेंगे हो जाए। पॉजेसिव केस के प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो पॉजेसिव केस के प्रोनाउन में भैया एक चीज ध्यान सुनिएगा, जैसा होगा सब्जेक्ट वैसा होगा ऑब्जेक्ट, और वैसा होगा पॉजेसिव केस। तो देखो पॉजेसिव केस क्या होता है? ही का पॉजेसिव होता है हिज, सुने, और इसकी हिंदी होती है उसका या उसकी। उसकी नहीं कह सकते हो, क्योंकि मान लिया कि कोई लड़की है तो कहोगे उसकी किताब, लड़का है तो क्या कहोगे? उसका किताब। उसके लिए भी कहोगे उसकी किताब। तो कहने का मतलब ये है कि उसका उसकी के लिए भी आप उसका उसकी, अपना अपनी, अपना अपनी, सुने, या अपने। जैसे कहा नहीं, वह अपने घर जा रहा है, वह अपने घर जा रहा है, लड़का अपने घर जा रहा है, तो उसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या लगेगी? हिज। कहें कि उसकी बुक, उसकी बुक, अगर वो लड़का है और कहा गया उसकी बुक तो हो जाएगा हिज बुक।
नहीं समझे, हम ये सब अच्छे से समझा देंगे। आज हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि समय 20 से 22 मिनट बचा है। अगर नहीं करेंगे तो फिर समझा नहीं पाएंगे। कल हम इसी टेबल को, ये इसी में बनी रहेगी, कल की क्लास में इसी को आगे समझा देंगे, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं। तो हिज मीन्स होता है उसका, उसकी और अपना, अपनी, ये इतनी ही हो जाती है हिंदी, ठीक है। फिर ही, हिज और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है, किसका ऑब्जेक्टिव केस? ही का। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। क्या होता है? हिम। और देखो हम हिंदी भी लिखे दे रहे हैं इसकी। हिम मीन्स क्या होता है? उसे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। जैसे कहा जाए उसे बुलाओ, उसे बुलाओ तो कहोगे कॉल हिम, कॉल हिम। कॉल मीन्स बुलाओ, हिम मीन्स उसे। समझ रहे हो नहीं? देखो कितनी सारी मीनिंग्स आपको मिलेंगी। इसी में केवल आपको फर्क आना चाहिए बस। इसमें अगर फर्क करना सीख गए तो अंग्रेजी चुटकी बजा के सीखोगे। देखो दूसरा हमारा जो आता है वो आता है सी, और सी का पॉजेसिव केस होता है हर। सी का पॉजेसिव केस होता है हर, और उसका हिंदी यही होता है, उसका, हिंदी तो वही होगा, उसका, उसकी, सुने, और उसके, सुने, यहाँ भी लिख देते हैं उसकी, कोई दिक्कत नहीं। वो तो देखने से पता चलेगा ना। अभी हम, जैसे हम भी अभी कहें उसकी किताब, उसकी किताब, अब अगर उस व्यक्ति की तरफ नहीं देखोगे और हमने कहा उसकी किताब, तो उसकी के हिसाब से तो लगेगा लड़की है। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर वो लड़का होगा तो हम उससे कहेंगे उसकी किताब, तब भी तो बात तो वही हुई है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम बिना देखे ये पता नहीं कर पाएंगे कि वो लड़की की बात हो रही है या लड़के की बात हो रही है। हम आपसे कहें डॉक्टर, हम आपसे कहें डॉक्टर, अब एक चीज बताओ, डॉक्टर कह दिया तो इसका मतलब क्या है? आपके दिमाग में आया होगा ना कि डॉक्टर का मतलब हम पुरुष डॉक्टर। कैसे? डॉक्टर कहने से पुरुष डॉक्टर हो जाता है क्या? महिला डॉक्टर भी हो सकती है। बोलो। वकील, अब हमने कहा वकील, अब वकील हमने कह दिया तो आपको कैसे पता चला कि महिला वकील है या पुरुष वकील है? तो जब तक देखोगे नहीं तब तक नहीं बता पाओगे वो महिला है या पुरुष। समझ पा रहे हो नहीं? तो देखिए, तो हर मीन्स उसका, उसकी और उसके, ठीक है। और यहाँ पे अपना भी हो जाएगा, अपना, अपनी और अपने। टेंशन ना लो भैया, सब सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, बस आप देखते जाओ। ये सब आपको याद करना है, याद हो जाएगी बड़े आराम से, क्योंकि आज लिखेंगे कल फिर इसको समझाएंगे। तो सी मीन्स वह। अब देखो सी का पॉजेसिव केस हर होता है और सी का ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है। हर मीन्स उसे। अब ध्यान से सुनो भैया, अगर कहा जाए उसे बुलाओ, अच्छा एक चीज बताओ, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, हम एक शब्द बोल रहे हैं और आपसे कहें बताओ वो महिला है कि पुरुष, हम कह रहे हैं उसे बुलाओ, हमने कहा उसे बुलाओ, बताओ क्या उसे बुलाओ से आपको पता चल पाएगा कि वो लड़का है या लड़की? क्योंकि अब आप उस तरफ बैठे, हम इस तरफ बैठे, आपने देखा ही नहीं किसकी बात हो रही। हमने कहा उसे बुलाओ, आप कह रहे हो सर वो लड़की है, लेकिन आपने देखा नहीं तो कैसे पता चलेगा वो लड़का है या लड़की? वो देखने पर पता चलेगा। और जैसे ही पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल, वैसे ही इन दोनों में से कोई लगेगा। अगर वो लड़का होगा तो कहेंगे कॉल हिम, उसे बुलाओ। अगर वो लड़की होगी तो कहेंगे कॉल हर, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि अंग्रेजी भाषा में लड़कियों के लिए भी अलग शब्द दिए गए हैं, लड़कों के लिए अलग शब्द दिए गए हैं, निर्जीव के लिए अलग शब्द दिए गए हैं और सजीव के लिए अलग शब्द दिए गए। समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? यही कैटेगरी सीखनी है। इसी के चक्कर में दुनिया के क्या है, भारत के जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको अंग्रेजी सीखने में इसी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यही टेबल तो नरक है, नंबर 1 की नरक यही है। लेकिन ये याद हो जाएगी, नरक नहीं है ये बड़ी सुंदर टेबल है, सुने। और बड़ी मुश्किल से चुन चुन के ये शब्द लेके आए हैं, चुन चुन के मैंने ये टेबल बनाई है ताकि आप लोग अच्छे से सीख सको। जाके कोई बुक खोल के देख लेना, बताना कि सर उस बुक में दिया है या नहीं। मिल जाएगी, ऐसा नहीं करें नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे जो सिखाने का जो पैटर्न था वो मैंने खुद से ही बनाया है। हमने कहा था ना 600 क्लास का प्लान है, तो रियल में वो 600 क्लास का प्लान है, उसके आगे आसपास हो जाएगा। लेकिन देखना अंग्रेजी चुटकी बजा के अगर ना सीख जाओ तो बताना। देखो तो हर हो गया, हर मीन्स उसे हो गया। अब देखो उसे बुलाओ, लड़का है तो कॉल हिम, उसे बुलाओ अगर वो लड़की है तो कहेंगे कॉल हर। अब अगला देखो भैया, जरा हम भाई समय देख लें ताकि उसी हिसाब से स्पीड बढ़ाते, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। 44 मिनट, ठीक है। देखो तो इट मीन्स होता है यह वह। अब देखो पॉजेसिव केस, इट का पॉजेसिव होता है इट्स। क्या होता है? इट्स। और इट्स का मतलब अब उसका अगर पॉजेसिव होगा तो होगा उसका, उसकी, सुने, और उसके, और अपना, अपनी और अपने। जैसे कि अब जैसे मान लीजिए कुत्ते की बात करें, कुत्ते को निर्जीव माना गया है, तो अगर कहा जाए कुत्ता जो है अपनी पूंछ हिला रहा है
कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है तो क्या कहेंगे, द डॉग्स, क्या कहेंगे, द डॉग मतलब कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है, कुत्ता का मतलब हिला रहा है मतलब कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो जाएगा द डॉग इज शेकिंग हर, सॉरी शेकिंग इट्स, यानी कि अब यहाँ पे पॉजेसिव क्या होगा, इट्स और टेल, नहीं समझ पा रहे हो, द डॉग इज शेकिंग और क्या हो जाएगा, इट्स टेल, क्योंकि कुत्ते की बात हो रही है, कुत्ता जो है अपनी पूंछ हिला रहा है, तो कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है तो क्या लगेगा, कुत्ते के साथ इट्स लगेगा। समझ रहे हो नहीं, नहीं समझ में आया, वो सब हम अंग्रेजी करके आपको दिखाएंगे, अभी आप बस ऐसे सीखते चलो बस। इट हो जाएगा, इट्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। ये देखो मैंने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया ना, समझ रहे हो नहीं, मैंने क्रॉस लगा, इट लिखने के बाद क्रॉस लगा दिया, ध्यान से सुनो। इट का पॉजेसिव इट्स होता है और इट का ऑब्जेक्टिव इट होता है और नहीं भी होता है, किसी किसी सेंटेंस में मिलेगा, किसी किसी में नहीं मिलेगा, वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि इट का पॉजेसिव, इट का ऑब्जेक्टिव होता है नहीं। अगर आपसे पूछा जाए इट का ऑब्जेक्टिव तो कहोगे नहीं होता है, लेकिन अगर कोई कहे नहीं बताओ जरूर क्या होता है तो आप कह देना अच्छा ठीक है होता नहीं है लेकिन होता है, कौन सा, इट, मतलब ये इट को माना नहीं गया है, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें पढ़ने के बाद ये लगता है कि नहीं ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। वैसे आपने देखा होगा हमारी पिछली शुरुआत की वीडियोस में हमने एक टी शर्ट पहनी थी, उसमें लिखा था जस्ट डू इट, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, पता नहीं, एक में डीजल वगैरह, डीजल पेट्रोल वगैरह लिखा था पहले दूसरी क्लास में किसी में, और एक में लिखा था जस्ट डू इट, सुने, तो जो हमें जस्ट डू इट वाली जो टी शर्ट अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो जो लिखा है डू इट, जस्ट डू इट, तो जो डू इट दिया गया है, अब यहीं पे ऐसे ही सेंटेंसों को माना जा सकता है कि हाँ डू के बाद लास्ट में दिया गया है, तो डू के बाद क्या दिया गया भाई, जस्ट डू इट का मतलब हुआ कि यहाँ पे इट को अगर सब्जेक्ट माने, भाई अब देखो डू से स्टार्ट हो रहा है, डू से स्टार्ट हो रहा है, तो अब डू को ये भी मान सकते हैं कि डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया गया है, या फिर डू को क्या नाम है, वर्ब के रूप में लिया गया है। समझ पा रहे हो नहीं, अगर वर्ब के रूप में लिया गया है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा, अगर डू के रूप में लिया गया है तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चला जाएगा। हम सब कुछ बता देंगे अच्छे से, लेकिन जान लीजिए कि कुछ खास खास शब्द होते हैं जिसमें इट ऑब्जेक्टिव होता है वरना नहीं होता। बस दिमाग में रख लो कि नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं जबरदस्ती मिल ही जाए तो समझ लेना कि यहाँ इट का प्रयोग किया गया है, ठीक है, अपवाद के रूप में समझ लो। आगे इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको लोड नहीं लेना है, ऐसे शब्द अंग्रेजी में पता है कितने हैं, एक ही है बस, यही बस, और कुछ नहीं, बस समझ पा रहे हो नहीं। अगर किसी को लग रहा हो कि अगर यार अंग्रेजी में भी अपवाद होते हैं तो हम क्या करेंगे, तो अंग्रेजी में अपवाद होते हैं, बस यही एक होता है, बस हो गया, एक ही शब्द को तो याद रखना है अपवाद के रूप में, तो याद कर लो, क्या दिक्कत। अब बताओ, तो अब हम 4 पढ़ चुके हैं, अब हम 3 पढ़ चुके हैं, हम चलते हैं नेम पे। अरे यार टाइम तो बड़ी स्पीड में भाग रहा है, समझाने के चक्कर में टाइम जा रहा है। देखिए तो अब नेम पे अगर हम जाएं तो नेम की बात करें तो जो नेम है हमारा, नेम मीन्स होता है नाम, नेम मीन्स क्या होता है, नाम। अब देखो नाम अगर पुरुष का होगा, देखिए अब नाम अगर किसका होगा, पुरुष का, तो अगर पुरुष का नाम होगा तो हमें पता है यहाँ पे पुरुष के लिए क्या लगता है, ही लगता है कि नहीं, तो पुरुष के लिए यहाँ पे ही होता है, स्त्री के लिए यहाँ पे क्या होता है, शी होता है। बोलो समझ पा रहे हो नहीं। अब बताओ अगर पुरुष के लिए पुरुष का नाम आया तो पुरुष का सब्जेक्टिव केस ही होता है, पुरुष का सब्जेक्टिव केस ही होता है, तो पुरुष का पॉजेसिव केस हिज होता है, तो यहाँ पर भी हिज हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बोलो, हिंदी हमने वहां लिखी दी है, समझ लेना आप। ये देखो सी है, तो सी का क्या होता है, पॉजेसिव केस हर होता है, तो यहाँ पर भी सी का पॉजेसिव केस हर जोड़ेंगे। मतलब अगर कहा जाए राम अपने घर जा रहा है, अगर कहा जाए राम अपने घर जा रहा है तो हो जाएगा राम इज गोइंग टू हिज हाउस। क्या होगा, राम इज गोइंग टू हिज हाउस, क्योंकि राम के साथ अपना अपनी की अंग्रेजी क्या है, राम मेल है ना, मेल, राम पुरुष है ना, तो राम अगर पुरुष है तो राम पुरुष है तो उसके लिए उसका प्रोनाउन होता है ही, इसीलिए उसके साथ पॉजेसिव क्या लगेगा, हिज। और अगर कोई लड़की है, जैसे सीता अपने घर जा रही है, सीता अपने घर जा रही तो सीता इज गोइंग, सीता जा रही है कहाँ को, सीता इज गोइंग टू हर हाउस। नहीं समझ पा रहे हो, देखो तो यहाँ हो जाएगा हर, यानी सीता के लिए हर लगेगा। तो इसकी हिंदी आपको मैंने लिखा दी है, अपना अपनी मोटा मोटा लिखे दे रहे हैं, आप लोग समझ लेना, ठीक है, अपना अपनी अपने इसकी हिंदी लिखा दी, ठीक। फिर देखिए ध्यान से, फिर वही बात, अगर किसी के नाम का पॉजेसिव हिज है
अगर किसी पुरुष के नाम का पॉजेसिव हिज है तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका हिम होगा। नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। और अगर किसी स्त्री के नाम का पॉजेसिव हर है, अगर किसी स्त्री के नाम का पॉजेसिव हर है तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हर होगा। बोलो, देख लीजिए यहाँ पे स्त्री का जो सब्जेक्टिव केस है वो सी होता है, लेकिन पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। देख लो, हर हर, देखो यहाँ पे पॉजेसिव भी हर है और ऑब्जेक्टिव भी हर है। अब दिक्कत ये आती है, सर हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है कौन सा सब्जेक्टिव है। तो लोड मत लेना, हम सब कुछ बताएंगे भाई। वही मीनिंग यही, किसी सेंटेंस में वही मीनिंग ये भी लिखी रहेगी, ये भी लिखी रहेगी। बोलो, तो हम कैसे पता करेंगे सर कि ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है। तो फिर वही चीज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप पहचानोगे कि ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस। देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो सेंटेंस के आखिरी में लिखा होगा और इसके साथ कोई भी शब्द नहीं लिखा होगा, इसके साथ कोई भी शब्द नहीं लगा होगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव केस होगा तो केवल हर होगा बस। लेकिन अगर वो पॉजेसिव केस होगा तो हर के जस्ट बगल में कोई नाम दिया होगा, किसी जगह का नाम होगा, किसी बुक का नाम होगा, किसी न किसी का नाम जरूर होगा। व्यक्ति का नाम नहीं होगा, किसी वस्तु का नाम होगा। जैसे हर हाउस, हर के बाद हाउस लगा दिया तो पॉजेसिव वाला है। कहा जाए कॉल हर कह दिया गया। कॉल एक काम है, कॉल क्या है, क्रिया है, वर्ब है, और उसके बाद हर लगा दिया गया तो हर के बाद तो कुछ है नहीं, हर के बाद तो कोई काम दिया नहीं, काम मतलब नाम तो दिया नहीं। अगर नाम आया, अगर किसी का नाम आया है तो पॉजेसिव केस है, और अगर कुछ नहीं आया है, केवल ये अकेले यूज हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस है। कल की क्लास में और अच्छे से समझा देंगे। अभी हमारे पास 4 शब्द बच गए हैं समझाने को। 51 मिनट हुआ है, कोशिश करते हैं यार खींच देते हैं हम, लेकिन यार खींचने के चक्कर में क्वालिटी डाउन पड़ जाएगी। क्वालिटी से समझौता हम करेंगे नहीं, जितने हो पाएंगे कर देंगे। हिंदी लिख देते हैं। इसका हिम मीन्स क्या होता है, उसे। अगर पुरुष को बुला रहे हो तो हिम, कॉल हिम, उसे बुलाओ। स्त्री को बुला रहे हो, कॉल हर। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, उसे। वो तो देखने पर पता चलेगा किसको बुला रहे हो। उसे बुलाओ, पुरुष है तो क्या कहोगे, हिम, और स्त्री है तो कहोगे हर। नहीं समझ में आ रहा, फिर आगे आई मीन्स मैं। अब देखिए ध्यान से भैया, आई होता है सब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस होता है माई मीन्स होता है मेरा या अपना। ठीक है, जैसे कहा जाए मेरा घर, तो माई हाउस। पॉजेसिव केस अधिकार बता रहा है, हक बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस, माई माने मेरा। अब देखिए, मेरा या अपना। जैसे कहा जाए मैं अपने गांव जा रहा हूं। कल मैं ये सारे सेंटेंस आपको अंग्रेजी में करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने गांव जा रहा हूं, अब मैं कोई लड़का हूं और अपने गांव जा रहा हूं। देखो, मैं अपने गांव जा रहा हूं, पीछे के रहा से पता चलेगा ये लड़का है या लड़की। बोलो, मैं अपने गांव जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू। अब देखो, आई के साथ क्या लगेगा, अपने के लिए माई। आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू, आई के साथ पॉजेसिव क्या लगेगा, माई, तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू माई विलेज। अब फिर कहा जाए मैं अपने गांव जा रही हूं, तो भाई मैं जा रही तो नहीं हूं, मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए कह रहा हूं मैं अपने गांव जा रही हूं, तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, आई एम गोइंग टू। अब देखो, अब यहां पे देखो क्या है भाई, लड़की जा रही है ना। अब यहां पे नहीं पता चल रहा है कि, अब बताओ क्या लड़की के लिए यहां पे क्या लगाओगे, आई के साथ क्या लगेगा, माई लगेगा, क्योंकि आई जो है वो लड़के और लड़की सबके लिए लगता है। समझ पा रहे हो नहीं, तो आई जो है लड़का और लड़की सबके साथ लगता है। तो मैं अपने गांव जा रही हूं, आई एम गोइंग टू माई हाउस। नहीं समझे, तो देखो इसमें भी बड़ी सारी अड़चने हैं। अड़चने ये हैं कि अब हम एक सेंटेंस हिंदी में बोल रहे हैं, मैं अपने गांव जा रहा हूं, मैं अपने गांव जा रही हूं, और दोनों का ट्रांसलेशन सेम है। समझ पा रहे हो नहीं, अपवाद देखो अंग्रेजी का अपवाद देखो। मैं अपने गांव जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई हाउस, सॉरी आई एम गोइंग टू माई विलेज। मैं अपने गांव जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैंने कहा। लेकिन अगर कोई लड़की जा रही होगी तो वो क्या कहेगी, आई एम गोइंग टू माई विलेज। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे आई के लिए तो सबके लिए सेम है, आई के साथ माई लगेगी तो लगेगी। अब सोचो, क्या आप अंग्रेजी में लिखे हुए सेंटेंस को पढ़ के ये बता सकते हो कि ये लड़की कह रही है या लड़का कह रहा है? अगर अकेला सेंटेंस दिया जाएगा तब नहीं फर्क कर पाओगे।
तब पक्का फ़र्क नहीं कर पाओगे। हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे अच्छे से, आप टेंशन ना लीजिए। समझ पा रहे हैं भाई? अभी थोड़ी देर पहले मेरी ज़बान लड़खड़ा गई थी, कुछ मेरे मुंह से वैसे शब्द निकल गए थे, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हो जाता है, हम एडिट नहीं करेंगे, हम पहले बता दें। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एडिट करें रात में बैठ के, हम एडिट नहीं करेंगे। जो भी शब्द गलत निकल गए हों उन्हें हम वापस, अरे वो लड़खड़ा गए हैं, जबान लड़खड़ा गई, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आई हो गया, आई मीन्स मैं मीन्स मेरा। ज़्यादा जब भावना में बह के पढ़ाने लगते हैं तो हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जबान लड़खड़ा जाती है। तो आई मीन्स मैं माई मीन्स मेरा, और इसका होता है आई माई मी मीन्स मुझे। समझ पाए कि नहीं? तो ये हो गया। देखो, तो अगर कहा जाए मेरा गांव, मैं लड़का हूं, मैंने कहा मेरा गांव, तो मैं कहें तो अंग्रेजी होगी माई विलेज। मैं लड़की होता और मैं कहता मेरा गांव, तब भी तो मैं कहता माई विलेज। कोई है फर्क? नहीं है ना। अगर कहीं पे लिखा हो माई विलेज तो नहीं बता सकते हो कि लड़का बोल रहा है कि लड़की बोल रही है। जब तक कि उसके आगे पीछे का कुछ पढ़ोगे नहीं, तब तक नहीं बता पाओगे कि किसकी भावनाएं एक्सप्रेस करी जा रही हैं। ठीक, अब देखो आई के साथ क्या दिया है, मी मीन्स मुझे, ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या है ये अभी हम बताएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। ये लिखा है, हमें पता है, बोलोगे ये खरक रहा होगा भाई, ये है क्या, ये क्या चीज़ है, ऑब्जेक्टिव है क्या। इतना यहाँ तक का तो ठीक है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा, टेंशन ना लो, सब बता देंगे। मी मीन्स मुझे, कहते नहीं मुझे एक पेन दो, गिव मी अ पेन, गिव माने दो, मी मीन्स मुझे, अ पेन एक पेन, गिव मी अ पेन, मी मीन्स मुझे होता है मुझे एक पेन दो। अब इधर देखिए, अब वी मीन्स हम होता है या हम सब, ये सब होता है। तो वी का जो पॉजेसिव केस होता है, वी का जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है अवर। ठीक है, वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, अवर। ठीक है, अवर मीन्स होता है हमारा, हमारा हमारी। ठीक है, और हमारा हमारी हमारे या अपने, अपने या अपनी। और इसका जो वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है, क्या नाम है, वी आवर अस होता है। अस, अस मीन्स हमें। ठीक है, हमें होता है। कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। तो ये हो गया। 57 मिनट हो गया है यार, 2 ठो बच गए हैं, रह जाएंगे। तो क्या करें, एक और कहो तो कर सकते हैं। अभी जैसे दूसरा अगला वाला है, ये देखिए, चलो पूरा कर ही देते हैं जल्दी से। यू का होता है योर, यू का होता है योर, योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारी, तुम्हारा तुम्हारी, अपना अपनी। ठीक है, हम देखो पूरा कर दे रहे हैं, हम इससे अगली क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे ऐसे सेम टू सेम। तुम्हारा तुम्हारी अपने अपने, तो यू योर यू, यू योर यू, यू मीन्स होता है तुम्हें। ज़्यादा समय बचा नहीं है, इस वजह से हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, माफ़ करना। तो ये हो गया। तो यू का पॉजेसिव योर होता है और यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है, और लास्ट जो है कितना समय, 57 58। ठीक, देखिए तो दे हो गया। अब दे के बाद क्या होता है, दे का जो पॉजेसिव केस होता है देयर, THEIR है, देख लीजिएगा। एक देयर ये भी होता है THERE। जो THERE होता है ये किसी जगह के बारे में बताता है, लेकिन THERE का मतलब होता है उनका या फिर अपना। ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में क्या होगा, दे देयर देम, देम मीन्स होता है उन्हें, देम मीन्स क्या होता है, उन्हें। तो भैया इतना आप याद कर लीजिएगा, हम आपको सिखा देंगे, टेंशन नहीं लेने का किसी भी प्रकार की। ठीक है, समय देख लेते हैं। हमने आपकी टेबल तो पूरी कर दी है, लेकिन इसे एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से। इसे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन जरूर करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया, क्या नाम है, हमारी क्लास ये हो गई आज की। और तो चलिए, जितना हमसे हो सका हमने एक्सप्लेन कर दिया है, जितना बच गया है उतना हम आपको कल वाली क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ये टेबल ऐसे ही लिखी रहेगी, आप अपनी टेबल में, अपनी कॉपी में ऐसे ही टेबल बना लेना। ठीक है, ऐसे ही टेबल बना लेना, और हम क्या करेंगे, बढ़िया से अच्छे से कल इसको विधिवत, यहाँ तक कि आपकी कॉपी में बन ही जाएगी, हम इसको मिटा सकते हैं, और अच्छे से इसे हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग कंटिन्यू परमानेंट इस सीरीज को देख रहे हैं और इससे कुछ लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।